हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। तो आज आपके लिए एक टॉपिक और है जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जो अपना जेनेटिक्स चैप्टर है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर टू टाइप के, मेंडेलियन और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना नंबर आता है उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आप अच्छे तरीके से समझना, और जिसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ठीक है, ये बातें हैं ना, नॉर्मली पूछी जाती है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले इस लेक्चर के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसके अंदर उसका कंसेप्ट समझते हैं कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैं जो कौन कौन से हैं, 4-5 टाइप के अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अपने सिलेबस में वही है, उनको अपने डिस्कस करेंगे। आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। जो गुणसूत्रीय विकार है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से। देखो कि पहली बात मैंने यहां पे लिखा है जीनोमेटिक म्यूटेशन। देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपने म्यूटेशन टॉपिक पढ़ा है, तो म्यूटेशन में ध्यान रखना, म्यूटेशन कई टाइप का होता है। तो उसमें ध्यान रखना जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए। ठीक है, यदि देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ चुका है। यदि क्रोमोसोम बढ़ चुका है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है। देखो, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मान लो कि वो 45 हो गए, 44 हो गए, या फिर वो बढ़ चुके हैं, यानी कि 47 हो गए, 48 हो गए, तो नंबर में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो मैं यानी कि उसको बोलते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैं यहां पे लिख देता हूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी मैं आपको म्यूटेशन का वो पार्ट तो डिस्कस इसमें तो नहीं कर सकता। यदि आप कहो तो मैं उस पर म्यूटेशन पे बना दूंगा, बाकी मैं देख रहा हूं बना दूंगा। ठीक है, वीडियो। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या है कि जीनोमेटिक म्यूटेशन है अल्ट्रेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन होना। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन होने से जीनोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है, यानी कि इससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो नंबर में जो परिवर्तन हो रहा है। अब देखो, इसको कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कि जीनोमेटिक म्यूटेशन दो टाइप का। एक तो जीनोमेटिक म्यूटेशन सिंपल सी बात है कि नंबर में, यानी कि नंबर बढ़ चुका है, किसी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या नंबर घट चुका है। ठीक है, अब देखो आप, और एक है कि जीनोम पूरा सेट डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, देखो इसमें ध्यान से समझना आप। देखिए, यहां पे मैंने लिखा है 2n। देखो, नॉर्मली क्या होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स है, वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी कि 2n इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, यूप्लॉइडी या फिर ट्रूप्लॉइडी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं है, यूप्लॉइडी या फिर ट्रूप्लॉइडी। सिंपल सी बात है, नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है अपने, नॉर्मली क्या डिप्लॉइड है, 2n इक्वल टू 2, यानी कि 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम से प्लांट होते हैं नॉर्मली। ठीक, तो इस प्लॉइडी को, प्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम का जितना नंबर है किसी गिवन स्पीसीज में। ठीक है, तो अपने अंदर 46 क्रोमोसोम है, 2n इक्वल टू 46। ठीक है, तो अपने जो प्लॉइडी है वो ट्रू है इस टाइम। तो ट्रू प्लॉइडी यानी कि इसे बोलते हैं यूप्लॉइडी या ट्रू प्लॉइडी। समझ में आया कि नहीं है, यानी कि डिप्लॉइड है हम। इस प्लॉइडी के अंदर यदि कोई चेंज आ गया तो इससे ध्यान रखना क्या क्रिएट होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो देखो, 2n प्लस माइनस। अब 2n प्लस माइनस क्यों है, देखो अपनी प्लॉइडी क्या थी, नॉर्मली यूप्लॉइडी ट्रूप्लॉइडी है हमारी। ठीक है, यानी कि अपने डिप्लॉइड है डिप्लॉइड है, यानी कि अपने 2n है, यानी कि ह्यूमन के केस में लेते हैं अपने 2n इक्वल टू 46। अब इसमें क्या हुआ, 2n प्लस माइनस लगा दिया मैंने, या तो वो ज्यादा हो गया क्रोमोसोम या कम हो गए। ठीक है, या तो घट गए या कम। 2n प्लस माइनस एक्स, यहां पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि कितने लॉस हुए हैं या एक्स्ट्रा कितने हैं। ठीक है, कितनी कमी हुई है और बढ़ोतरी। समझ में नहीं है, यानी कि कमी और बढ़ोतरी। तो 2n प्लस, या तो प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया, बात सिंपल सी है।
इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसे क्या बोलेंगे हम? एन्यूप्लॉइडी। या तो एक बढ़ चुका है या कम हो चुका है, ठीक है। 2n प्लस माइनस लिख दिया मैंने, या तो कम या ज्यादा, लोस्ट हो गया या एक्स्ट्रा आ गया ठीक है, इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब देखो, इस पे चलते हैं। 2n प्लस n लिख दिया, यहां पे n का मतलब है जीनोम। जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम डुप्लीकेट। अब देखो, कंप्लीट सेट ही डुप्लीकेट हो चुका है, समझ में आ रहा है? आगे हम डिस्कस करेंगे इनको। इससे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी, डबल हो चुका है। कंप्लीट सेट क्या है? डुप्लीकेट हो चुका है, इससे बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइडी। ध्यान रखना, यानी कि इसकी प्लॉइडी क्या है? इंक्रीज हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2n प्लस n, n क्या है? 2n तो था ही नॉर्मली अपने है n, और n क्या है? जीनोम। जीनोम यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, अपना जो क्रोमोसोम सेट है उसका क्या हो गया है? डुप्लीकेशन, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम डुप्लीकेट, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना, उसकी प्लॉइडी बढ़ जाएगी, यानी कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी। बात सिंपल सी है। देखो, मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखो, अपनी जो नॉर्मली प्लॉइडी होती है वो होती है यूप्लॉइडी, दो में कन्वर्ट किया है। एन्यूप्लॉइडी आ सकती है कम ज्यादा, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। आपको एन्यूप्लॉइडी आ गया था, यानी व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, आपको क्या लिखना है? सिंपल सी बात है कि किसी क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या फिर कम हो गया, एन्यूप्लॉइडी, सिंपल सी बात। इसमें ध्यान रखना, जीनोम का सेट यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है पूरा पूरा, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो यहां तक की कहानी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने जीनोमेटिक क्यों लिखा है, कंफ्यूज मत होना। जीनोमेटिक इसलिए लिखा है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, इसे जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे क्रिएट हुआ अभी अपने थोड़ा सा समझते हैं इसके बाद में। यानी कि जीनोमेटिक म्यूटेशन, अल्ट्रेशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज हो जाना, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? यहां तक की कहानी सिंगल व्यू में आप देख लो, उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं। देखो, यहां पे मैंने आपको कि जीनोमेटिक म्यूटेशन है इसको दो में, यानी कि दो टाइप हो गए, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सेम लाइन है, किसमें? एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ध्यान रखना। ये सेम लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब है। देखो एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी कैसे होती है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, failure of segregation of chromatids during cell division cycle result in the gain or loss of a chromosomes called aneuploidy। अब आप चलो 11th क्लास में, याद करो 11th क्लास, याद करो सेल डिवीजन चैप्टर, याद करो उसमें मियोसिस, ठीक है, आपको मियोसिस याद आया होगा ठीक है। इसमें देखो आप, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, एनाफेज के अंदर जब सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेट होना, जब क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, वहां पे फेलियर हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? वहां पे फेलियर होने की वजह से ध्यान रखना कि वो क्रोमोसोम यानी कि बढ़ भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो देखेंगे कैसे लॉस होगा, कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपको, अब थोड़ी सी देर बाद में देखना, ये पूरी बात समझ में आएगी। बात सिंपल सी है। एन्यूप्लॉइडी कब हो सकती है बताओ? जब एनाफेज आती है, ठीक है, सेल डिवीजन की जो फेज है एनाफेज, उसमें देखो आप, जो क्रोमेटिड्स है यानी कि जो स्पिंडल फाइबर उसको पोल की तरफ लेके जाते हैं, वहां पे कोई फेलियर हो चुका है, वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाए या फिर पूरा पूरा इधर ही पहुंच गया, ठीक है। इधर यानी कि एक पोल की तरफ वाला यानी कि स्पिंडल फाइबर बना नहीं होगा, ठीक है, और मान लो कि एक की तरफ बना तो इधर ही चले गए सारे के सारे क्रोमोसोम, इस वजह से हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी देखो कैसे आएगी? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस देखो, साइटोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस बन गए, अब ध्यान रखना ये कि साइटोकाइनेसिस होगा, दो सेल डिवाइड हो गए। अब ये साइटोकाइनेसिस फेल हो चुका है, समझ में आ रहा है नहीं? साइटोकाइनेसिस यहाँ पे प्रॉपर हुआ नहीं, बट ध्यान रखना इसमें एस फेज चल रही है, ठीक है, और यानी कि माइटोसिस हो रहा है, एस फेज चल रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, डीएनए बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी डबल हो जाएंगे, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। यानी कि मैंने पॉलीप्लॉइडी में क्या लिखा था कि यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है, जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम डुप्लीकेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो ध्यान रखना, सेल के अंदर ही ध्यान रखना डुप्लीकेशन हो जाता है और सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्यों हुआ? साइटोकाइनेसिस फेल हो गया, बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं, इसमें फेल हुआ है यहाँ पे एनाफेज। एनाफेज में जब सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है क्रोमोसोम्स का, पोल की तरफ जाते हैं, वो फेल हो चुका है।
यहां तक की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। सिंपल सी बात, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने दो चीजें पढ़ी है, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। सर यूप्लॉइडी कौन सी होती है? नॉर्मल प्लॉइडी हमारी जो 2n है, हमारे 46 क्रोमोसोम है। यूप्लॉइडी ट्रूप्लॉइडी है। कोई चेंज हो गया इसमें तो क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? पूरी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। मैं यहां पे ये चीज समझा रहा हूं आपको भी कि एन्यूप्लॉइडी कैसे क्रिएट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉलीप्लॉइडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पॉलीप्लॉइडी में सिंपल सी बात है कि साइटोकाइनेसिस क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस फेल हो चुका है किसी वजह से, साइटोकाइनेसिस में फेलियर। एन्यूप्लॉइडी को डिस्कस करते हैं अपने, ध्यान से समझना है चीज को, ठीक है? एन्यूप्लॉइडी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको जैसे अभी नीट के लिए तो है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? नीट के अंदर तो देखो स्टेटमेंट बेस में ये कहां फेलियर हुआ जो भी है पूरा प्रॉपर पूछते हैं। बोर्ड के पर्पज से देखो आप कि ये जो अभी दो तीन बातें समझाऊंगा ये आप समझना है बस, ठीक है? आपको इतना डिटेल से पूछेगा नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोर्ड में आपको डिटेल से ऐसे पूछेगा नहीं, नीट के लिए है तो मैं तो आपको ऐसा नहीं है कि ओनली बोर्ड लेवल, साथ साथ में बताता रहूंगा आपको, ठीक है? तो बोर्ड में ये आप एक बार सुन लो बातें, इससे आपको पता चल जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? बट आपका टारगेट नीट का भी है तो उसको पूरा आपको फायदा होगा, ठीक है? देखो एन्यूप्लॉइडी कैसे क्रिएट हुई वो आपको नहीं पूछेगा ऐसे बोर्ड में, बस सिंपल सी बात की। एन्यूप्लॉइडी, पहले बात करते हैं अपने एन्यूप्लॉइडी एब्सेंट। मैं यहां पे लिख दिया एन्यूप्लॉइडी क्या है? एब्सेंट। नॉर्मल सेल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है ये सेल है, ठीक है? यानी कि यहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बन रहा है, मियोसिस चल रही है, ठीक है? याद करो 11th क्लास, याद करो सेल डिवीजन चैप्टर, याद करो उसमें मियोसिस। देखो याद कर लिया, अब इधर आ जाओ और उसको फॉलो भी करना है साथ साथ में। 2n इक्वल टू 2, सिंपल सी बात ये 2n इक्वल टू 46 ह्यूमन के केस में। अब क्या हुआ? जैसे ये क्रोमोसोम है 1 1, ठीक है? इसके बाद में एस फेज आएगी, इंटरफेज चलती है। एस फेज में क्या है? डीएनए डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है और इससे ध्यान रखना क्रोमोसोम डबल हो जाता है, ठीक है? ये है क्या है? यानी कि 2n इक्वल टू 46। और जब अब गैमेट बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम क्या होंगे? 23 ओनली, ठीक है? वन सेट होंगे, यानी कि गैमेट में तो वन सेट ही होता है। यानी कि ये कौन से सेल है? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल। और इससे हमारी सेल क्या बनेगी फाइनली? हैप्लॉइड सेल। ये सेल यहां पे क्या बनेगी अपनी? हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका। ये क्या है? द्विगुणित। और ये क्या है? अगुणित। समझ में? गैमेट अगुणित ही होता है। देखो 46 हमारे पास, तो 23 लाने के लिए क्रोमोसोम डबल होना पड़ेगा, तो इसलिए धारणा एस फेज चलती है। क्रोमोसोम यहां पे क्या हो गया? डबल हो चुका है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब एनाफेज आई, एनाफेज फर्स्ट, आपको पता है मियोसिस में, ठीक है? एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद और साइकिल चलता है, एनाफेज सेकंड, ठीक है? देखो मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इसलिए फाइनली 4 सेल बनती है। देखिए ये क्रोमोसोम डबल हो गए, ये वन पेयर क्रोमोसोम, वन पेयर क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए आप एनाफेज में क्या हुआ? ये पोल की तरफ जाएंगे, ये देखो जो पोल की तरफ जा रहे हैं क्रोमोसोम, इधर पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये एक नंबर इधर चला गया पोल की तरफ, एक नंबर इधर चला गया, ये देखो, ठीक है? यहां पे टेलोफेज स्टार्ट हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है? अब देखो आप कि ये क्या है? यहां पे पोल की तरफ आ चुके हैं, ठीक है? सेल डिवीजन का ही है आपको। तो अब क्या हुआ? यानी कि ये क्रोमोसोम आया इधर, ये क्रोमोसोम पूरा, यानी वन पेयर इधर आ गया, वन पेयर इधर, यानी 1 नंबर क्रोमोसोम, 1 नंबर क्रोमोसोम। अब देखो यहां पे मैं इसके नीचे लिख देता हूं 1 1, ठीक है? मान लो यहां पे देखो आप कि यहां पे क्रोमेटिड क्या हो रहा है? सेपरेट। यहां से दरअसल स्पिंडल फाइबर इनको ले जाएगा, ये क्रोमोसोम है, ठीक है? अपने पास जैसे ये क्रोमोसोम है, वन पेयर क्रोमोसोम। यहां से ध्यान रखना स्पिंडल फाइबर कहां? सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे और सेंट्रोमियर से ये दोनों को सेपरेट करके ले जाएंगे, 1 1 क्रोमोसोम, ठीक है? यानी कि 2 क्रोमेटिड है ये, ठीक है? वन पेयर क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमेटिड है, इसको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। तो ये देखो आप यहां पे सेकेंड, ये देखिए आप 1 1, ठीक है? और इधर इसमें ध्यान रखना 1 सेट क्रोमोसोम है ये, ठीक है? यानी 1 पेयर
तो इसमें एक क्रोमेटिड इधर इधर, तो ऐसे इस तरीके से, यानी कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 1 1 1, पहले n इक्वल टू कितना था, 2n इक्वल टू 2, और अब क्या हो गया, ये हैप्लोइड सेल बन चुकी, यानी कि ये नॉर्मली सेल डिवीजन होता है ऐसे, आपको पता है। सेंट्रोमियर यहां पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, ये देखो, और फाइनली ध्यान रखना एक एक क्रोमोसोम 1 1, यानी कि 1 1 क्रोमेटिड 1 क्रोमोसोम का, ठीक है, यानी कि ये है, इसमें है, यदि बात करूं मैं ह्यूमन केस में 23 और इसमें है 46 क्रोमोसोम। ये नॉर्मली सेल डिवीजन चलता है, आपको पता है, समझ में आया कि नहीं है। अब अपने बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी कैसे आती है। देखिए एन्यूप्लॉइडी यहां पे प्रेजेंट, तो यहां पे दो केस बनाता हूं मैं समझाने के लिए आपको, दो केस। पहला है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज फर्स्ट, समझ में आया कि नहीं है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है यहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो रहे वो एनाफेज फर्स्ट पे। मियोसिस, फिर कह रहा हूं मैं, मियोसिस ध्यान रखना, दो स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ध्यान रखना एनाफेज फर्स्ट और सेकंड के अंदर एनाफेज सेकंड, ठीक है। अब देखो आप, देखिए यहां पे क्या हुआ, जैसे मैंने शॉर्ट में सीधा यहां से स्टार्ट कर दिया, एनाफेज फर्स्ट, इसमें देखो ये यानी कि जो क्रोमोसोम है ये सेट, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है, 1 पेयर, तो ये पोल की तरफ जाएंगे, पर यहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी वजह से, कोई रीजन हो सकता है, इस वजह से ध्यान रखना यहां पे कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये पोल की तरफ जा रहा है, इधर स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं है, इधर स्पिंडल फाइबर बना नहीं है, तो ये वाला क्रोमोसोम इधर जा रहा है, तो इसके अट्रैक्शन से ये वाला क्रोमोसोम पूरा पूरा इधर चला जाएगा, ध्यान रखना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये पूरा पूरा सेट इधर चला जाएगा, यानी कि इसको तो ये लेके जा ही रहा है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सेंट्रोसोम की तरफ, पोल की तरफ, तो ध्यान रखना इसके अट्रैक्शन से ये भी पूरा चला जाएगा, यानी कि इधर स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं है, ये इधर जा ही नहीं पाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो इधर देखो आप, ये बात, इधर तो दोनों चले गए, ये देखो एक में दोनों आ गए, एक में है ही नहीं, आया नहीं इधर, नहीं आया इधर। अब क्या है कि इसके अट्रैक्शन से आगे, अब ध्यान रखना, अब यहां पे ये एनाफेज फर्स्ट, यहां पे ध्यान रखना एनाफेज सेकंड होगी स्टार्ट, तो दोनों एनाफेज सेकंड यहां पे नॉर्मल चल रही है, ये गड़बड़ी किस वजह से हुई है, एनाफेज फर्स्ट की वजह से गड़बड़ी हुई है, इसलिए बोला है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिसजंक्शन नहीं हुआ प्रॉपर एनाफेज फर्स्ट, इसे बोलते हैं प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन कहां होता है, एनाफेज फर्स्ट पे, ठीक है। देखो इसके बाद में क्या हुआ, यहां पे ये प्रॉपर देखो पोल की तरफ एनाफेज सेकंड में जा रहे हैं, एनाफेज में पता है आपको पोल की तरफ क्रोमोसोम जाते हैं और ये जा रहे हैं, और यहां पे देखो यहां पे दोनों कॉपी आ चुकी है 1 1 क्रोमोसोम की, इसमें तो क्योंकि ये दोनों सेट आएंगे इधर, दोनों कॉपी आ चुकी है, इसमें आनी क्या चाहिए थी, एक ही कॉपी, एक ही क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड आ चुके हैं, जैसे 1 नंबर क्रोमोसोम है, 1 पेयर क्रोमोसोम, इसके दोनों कॉपी आ चुकी है, दोनों क्रोमेटिड आ चुके हैं, हमें चाहिए क्या था, गैमेट में एक ही चाहिए था, तो यहां पे क्या हुआ, एक ही चाहिए था, ओनली एन चाहिए था, एक और आ चुका है, तो n+1 हो चुका है, n+1 हो चुका है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, हाँ ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है, एन्यूप्लॉइडी ऐसे क्रिएट होती है। होना क्या चाहिए था, एक ही क्रोमेटिड, दो आ चुके हैं, कॉपी भी आ चुकी है साथ में, तो ध्यान रखना एन तो था ही, एन तो बनने थे, ये तो बन ही रहे हैं, ये देखो, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, ये देखिए ये तो बन ही रहे थे, तो यहां पे देखो n तो बन ही रहा था, तो n+1 भी आ गया, एक एक्स्ट्रा आ चुका है, n+1 हो गया। इसमें देखो n तो बनने वाला ही था, n तो बन नहीं रहा था, बट ध्यान रखना एक क्रोमोसोम इधर पोल की तरफ जा नहीं पाया, तो -1 का लॉस हो गया, -1 लगा दिया मैंने। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बातें वही है, जिसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपके नोट्स उठाओ, 11th क्लास में जाओ, सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में, वहां पे गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस किस में होता है, गैमेट किससे बनते हैं, मियोसिस से, एक बार मियोसिस उठा के देखो, शायद आपको याद आ गया होगा, मान लो कि आपको याद आ गया। अब ध्यान रखना वहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है एनाफेज में ध्यान रखना पोल की तरफ क्रोमोसोम जाते हैं, एक तरफ नहीं जा पाया, एक तरफ जा पाया है, उसमें ज्यादा आ गया,
नहीं जा पाए उसमें कम आ गए, बस सिंपल सी बात। और ये कहां क्रिएट हो रही है? एनाफेज फर्स्ट में, इसलिए इसे प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। बताओ समझ में आएगा नहीं अगली चीज? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये बात समझ में आ गई इसी टाइम, ठीक है, तो अभी जस्ट कमेंट के अंदर बताओ मुझे जस्ट कि सर समझ में आ चुका है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ा रहा हूं, लेक्चर कर दिया। मेरी भी उम्मीद रहती है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी है, वो रिस्पॉन्स करें, वो बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, ठीक है, कि सर आप इस तरीके से समझाओ जो भी है, तो मैं उस तरीके से समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसलिए जरूर बताना ये चीज। ये तो हो गया, एनाफेज में कोई प्रॉब्लम हो गई। अब देखो मैं बात करता हूं यहां पे सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन, वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है। यहां पे एनाफेज सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट तो नॉर्मली चलेगा, सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट तो चलेगा नॉर्मली, सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बेटा क्या हो सकती है कि एनाफेज फर्स्ट प्रॉपर है, ये प्रॉपर, देखिए तो इसमें देखो ये पोल की तरफ गए, यहां पे पोल की तरफ 1 1 क्रोमोसोम आ चुका है, ये देखो 1 1 पेयर। अब देखिए आप इसके बाद में कि उसके बाद एनाफेज सेकंड स्टार्ट होता है। एनाफेज सेकंड में देखो फिर क्या है, यहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहां पे देखो ये दो क्रोमेटिड है, ये सेपरेट होंगे, यहां से सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, यहां से एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर यहां पे स्प्लिट होने वाला है। बट इसमें देखो स्प्लिट हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है प्रॉपर। बट यहां पे ध्यान रखना प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं हुई है, इधर नहीं हुई है, यहां पे ध्यान रखना स्पिंडल फाइबर नहीं बने हैं, तो ये क्रोमेटिड इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, ओनली इस डायरेक्शन में एक में जाएगा, तो ये पूरा पूरा इधर आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं है? एनाफेज सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एनाफेज सेकंड में देखो आप, ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो चुका है। एनाफेज फर्स्ट सही है, प्रॉपर उसने कर दिया। अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे वाले की है, एनाफेज सेकंड की। यहां पे कोई प्रॉब्लम हो, सॉरी यहां पे हो गई, यहां पे स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं है, इस वजह से ये पूरा क्रोमोसोम यानी सेट ऑफ ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम है, ये पूरा इधर चला जाएगा। एक ही सेल में 2 सेल साइटोकाइनेसिस 2 बनेगी, तो एक पूरा इधर आ गया। आना क्या चाहिए था? ओनली एन आ गया, एक और +1, इसमें आया नहीं, एन तो है ही है, -1, एक कम हो गया, इसमें प्रॉपर आया है, ये कंडीशन क्रिएट हो गई। दोबारा सुनो, एनाफेज फर्स्ट पर कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसी कंडीशन, अब भूल जाओ। अब मान लो प्रॉपर चल रहा है, एनाफेज सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे कंडीशन आ जाएगी n+1 या n-1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एन्यूप्लोइडी ऐसे क्रिएट होती है। यदि आपको नहीं बताता तो आपके दिमाग में ये रहता कि सर ये एन्यूप्लोइडी ठीक है, प्लस माइनस ऊपर नीचे यानी कैसे बढ़ गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता, शायद आप मुझे मन ही मन में गालियां निकालते। इसलिए ध्यान रखना, मैंने इस कंफ्यूजन को दूर किया है कि ये ऐसे क्रिएट हो रही है। बोर्ड में फिर कह रहा हूं, बोर्ड में ये पूरा ऐसे नहीं पूछेगा आपको, बोर्ड में सीधा पूछेगा आपको कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कितने टाइप के होते हैं, एन्यूप्लोइडी पॉलीप्लोइडी जो भी है, पॉलीप्लोइडी में क्या होता है, एन्यूप्लोइडी में क्या होता है, बस इतनी सी बात। और उसके बाद में वो टाइप है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, वो पूछेगा, सिंपल सी बात। पर आपके दिमाग में कंसेप्ट तो होना चाहिए, रट्टा तो तू नहीं बनना। ठीक, चलते हैं। देखो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सर क्या इंपॉर्टेंट बात है? यस, अभी बताता हूं। देखिए नॉर्मल गैमिट है ये है नॉर्मल गैमिट। अब ये कंडीशन वो हमने रीजन पढ़ लिया, अब नॉर्मल गैमिट है एन, बस सिंपल सी बात है। अब ये है एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल गैमिट है, n+1 वाला है और n-1 वाला, वो दो कंडीशन आई थी, ध्यान रखना। एक में कमी एन्यूप्लोइडी पढ़ रहे हैं,
n+1 हो गया, -1 हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, बस सिंपल सी बात। ये देखो नॉर्मल गैमेट, मान लो कि ये मेल गैमेट स्पर्म है, ये फीमेल गैमेट ओवम है, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो ध्यान रखना इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, 23 एन तो आ ही रहा है, बट किसमें एक कम है एक ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा। इफ एन, ये नॉर्मल देखो फ्यूज हो रहा है इसके साथ एन, और ये एबनॉर्मल वाला, अब देखो इसमें एक ये एक ही होना चाहिए था, एक डबल है, n+1 है, तो ये इसके साथ हुआ तो n+1 यानी कि 1 1 1, 2n तो था ही पहले, n+n क्या हो गया 2n+1, तो ये क्या बन गई 2n+1 ट्रायोसोमी। क्या हो चुका है यहां पे ट्रायोसोमी, 2n+1 एक एक्स्ट्रा आ चुका है। देखो सिंपल सी बात, ये गैमेट है और ये भी गैमेट है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल गैमेट है, एबनॉर्मल गैमेट, गैमेट यानी युग्मक, यानी कि शुक्राणु अंडाणु, स्पर्म ओवम, यानी कि एन देखो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम 23, यानी कि एन हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, ओवम 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, दोनों मिले 46 क्रोमोसोम, तो एन से 2n तो बनने था डिप्लॉइड, बट एक ज्यादा है इसमें, ये एबनॉर्मल था, यहां ज्यादा ये लेके आ रहा है, ज्यादा लेके आ रहा है, तो 2n+1 2n+1 प्लॉइडी इंक्रीज, यानी कि ट्रायोसोमी हो चुकी है, ठीक है, 2n+1 इसे बोलेंगे ट्रायोसोमी, ठीक है। अब देखो इसमें ये नॉर्मल तो है ही एन, एबनॉर्मल वाला n-1 वो किस वजह से है पहले बता दिया है मैंने, एक कम हो चुका है, एक क्रोमोसोम कम n-1, तो क्या वो n+n-1 यानी कि 2n-1, सिंपल सी बात 2n-1, यानी कि स्पर्म वो मिलेंगे, एक के पास एक की कमी है, 2n तो बनने था, एक की कमी तो -1 कर दिया, तो इसे बोलते हैं मोनोसोमी, एक की कमी हुई है, एक की बढ़ोतरी ट्रायोसोमी, और ये मोनोसोमी। बताओ समझ में आएगी नहीं इतनी चीज, शायद आपको समझ में आ चुका है। देखिए 2n+1 ट्रायोसोमी, 2n-1 मोनोसोमी, इसी को समझेंगे हम ट्रायोसोमी और मोनोसोमी को, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ट्रायोसोमी मोनोसोमी डायरेक्ट पूछा गया है। बताओ समझ में आएगी नहीं इतनी चीज, ये चीज हमने देखी है। ओके, आगे चलता हूं मैं। देखिए बेटा, ट्रायोसोमी मोनोसोमी को मैं दोबारा इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल से। ट्रायोसोमी यानी कि 2n+1, समझा दिया अच्छे से, ये दो टाइप का होता है, एलोसोमिक और ऑटोसोमिक। एलोसोमिक यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं एलोसोम, रोटोसोम नॉन सेक्स क्रोमोसोम यानी कि कायिक गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर, और ये 22 पेयर, यानी कि ये टोटल होते हैं 44, ये होते हैं देखो दो। अब ट्राइसोमी 2n+1, ठीक है, ट्राइसोमी, इसमें हम दो पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से जो डिसऑर्डर होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे एलोसोमिक यानी सेक्स क्रोमोसोम का, इसमें क्या है, पहला एग्जांपल है यहां पे, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो और भी बहुत सारे होते हैं, तो हमारे जो एनसीईआरटी में दिया आपके सिलेबस में वही पढ़ेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें देखो क्या होता है कि एलोसोमिक बोला है सेक्स में, इसमें बढ़ोतरी हुई है एक की, तो ये देखो आप पहले ऑटोसोम कितने होते हैं 44 कायिक गुणसूत्र, और देखो यहां पे एक्स वाई था प्लस एक एक्स और आ चुका है, बढ़ोतरी हुई है, एक एक्स एक्स्ट्रा एन्यूप्लॉइडी का है, तो ध्यान रखना 44 प्लस अब बढ़ोतरी होगी तो कितने होंगे टोटल क्रोमोसोम, टोटल कितने होते हैं 46, अब हो गए 47 47, 44 प्लस एक्स एक्स वाई लिख दिया मैंने, एक एक्स एक्स्ट्रा, तो 44 प्लस 44 45 46 47, बताओ उसमें, या फिर इसको ऐसे लिख दे 47 एक्स एक्स वाई, एक ही बात है, इससे हमें पता चल जाएगा 47 एक्स, कोमा लगा दिया एक्स एक्स वाई, इसका मतलब एक एक्स बढ़ गया है,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक बार ये चार्ट देख लो आप, एलोसोमिक। फिर अपने बात करेंगे ऑटोसोमिक। ट्राइसोमी हुई है पर ऑटोसोम में हुई है, सेक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है, इधर सेक्स क्रोमोसोम का ही लेना देना है, इधर नहीं है। इसमें ध्यान रखना सुपर मेल सुपर फीमेल, ठीक है, जैसे ऐसे भी आता है 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, दोनों एक्स, ट्रिपल एक्स, सुपर फीमेल 44 प्लस एक्स वाई वाई, दो बार, ये क्या हो गया सुपर मेल, या क्रिमिनल डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, बट अपने को ये डिस्कस नहीं करना अभी, अपने एनसीईआरटी में दिया है वो डिस्कस करना है। मैं फिर कह रहा हूं ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, वो ऑटोसोम से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, मैंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्यों आगे बताऊंगा आपको। डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या है, टोटल क्रोमोसोम 47 है, इसमें जो 21 नंबर क्रोमोसोम है हमारा ऑटोसोम, ऑटोसोम कितने 22 तक होते हैं, ठीक है, 22 पेयर, 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो चुकी है, 21 21 44 21 वाला की ट्राइसोमी होगी, ठीक है, 44 46 47 48, बताओ समझ में आया कि नहीं है, सॉरी 44 6 7 सॉरी 45 46 47 8 नहीं, ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है बेटा, थोड़ी तबीयत भी खराब है, खांसी आ रही है, इस वजह से ब्रेन का पूरा ध्यान उधर है, ठीक है, खांसी की तरफ है, देखो देखो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 20, अब इसको प्लस प्लस ऐसे मत कर दें, 21 प्लस 21 प्लस उसको रियल में जोड़ दिया आपने, ठीक है, 63 फिर 44 ऐसे करके, ठीक है, तो 44 5 6 है, टोटल क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में 47। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में ध्यान रखना ट्राइसोमी होती है, 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, और एडवर्ड सिंड्रोम में ध्यान रखना ट्राइसोमी होती है 18 वाली, ध्यान रखना यहां पे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे, आपको डायरेक्ट ये याद रखना, एक बार चार्ट में देख लो आप, ठीक है, इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, इसमें 18 नंबर की, सॉरी 13 नंबर की, और इसमें 18 नंबर की, ठीक है। अब मोनोसोमी देख लो आप, मोनोसोमी में एक कम हो गया है, इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कम, सुनिए कि नहीं है, 2 एक्स होते हैं तो एक कम हो गया है, तो ध्यान रखना 44 प्लस एक्स लिख दिया, या फिर 45 एक्स जीरो क्यों लगाया, क्योंकि एक कम हो चुका है, या 45 प्लस एक्स लिख दिया, एक कम, एक एक्स आना चाहिए, एक कम हो चुका है एक्स, ठीक है, मोनोसोमी यानी -1, बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको इसके बारे में, हमें बस इतना ही डिस्कस करना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, बस इतना ही हमें डिस्कस करना है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको लेके आता हूं, यहां तक कि आपकी कहानी कंप्लीट होनी चाहिए, यही अपने इतना ही अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रीजन, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, थैंक यू।